नमस्कार दोस्तों, हमारी बात चल रही थी चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता, फ्रीडम या लिबर्टी। तो उसमें हमने पढ़ लिया था स्वतंत्रता क्या है और प्रतिबंध है वो क्यों आवश्यक है, इन सारी बातों के बारे में। और आज इसमें हम पढ़ेंगे हानि सिद्धांत। तो इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की क्षमता और उसके परिणामों से जुड़े मुद्दे को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध, ये इम्पोर्टेंट बुक है जेएस मिल की ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत की विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। तो आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो देखो, इससे पहले हम एक अवधारणा देखते हैं, उदारवाद। उदारवाद मतलब लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? लाइबर से। लाइबर का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। तो उदारवाद मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यानी उदारवाद क्या कहता है कि व्यक्ति को क्या दो? ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो, यानी बिना बंधनों की, बंधन रहित स्वतंत्रता होनी चाहिए, उदारवाद कहते हैं। तो देखो, उदारवाद को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर ये कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। उदार का मतलब एक तरह से अलग अलग परिस्थितियों में लिया जाता है। एक तो दानशीलता के मामले में उदार है, बच्चों को घूमने फिरने की आज़ादी उसमें उदार है, यानी अलग अलग प्रकार। तो माता पिता बड़े उदार है मतलब सहनशील है हर चीज़ में। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी उदारवाद और सहनशीलता एक दूसरे के पर्याय है। यानी उदार है, इसका मतलब वो क्या है? सहनशील है, सहन करने की क्षमता उसमें। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। यानी ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से असहमत हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने का क्या है? अधिकार है। यहाँ अगर मील की भी बात करें हम, तो मील महोदय भी ये कहते हैं कि बहुमत चाहे एक तरफ हो और अकेला व्यक्ति एक तरफ हो, फिर भी उस व्यक्ति को क्या है? आप विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकते। क्या पता वो विचार पूरी दुनिया के लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध हो। तो ये चीज़ ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति करने की क्या है? आज़ादी है। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। यानी एकमात्र नहीं है विचारधारा, और भी कई विचारधारा हैं। आधुनिक उदारवाद की विशेषता ये है कि इसमें केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है। भाई, व्यक्ति केंद्र बिंदु लेकर चली हुई है उदारवाद की। व्यक्ति की आज़ादी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। यानी जब व्यक्ति अच्छा है तो वो उन सब चीज़ों को अच्छा कर देगा। व्यक्ति आज़ाद होगा तो वो इन सब चीज़ों को क्या अपने अनुसार क्या कर देगा? सेट कर देगा। उदाहरण के लिए देखें, उदारवादी कहते हैं कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। इनका ये मानना है कि सबसे पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाकी समानता है, न्याय है, नागरिकता है, पंथ निरपेक्षता, ये सारे विचार बाद के हैं। सबसे पहले क्या है? स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के बिना समानता बेकार है। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि राजनीतिक जो सत्ता है वो कानून बनाती है, और कानून बनाती है तो कानूनों से क्या होते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका पक्ष लिया है। यानी लेसेज फेयर नीति का समर्थन करती है उदारवाद। लेसेज फेयर ये वर्ड आता है, यानी राज्य की न्यूनतम भूमिका, राज्य कम से कम कार्य करे, लेसेज फेयर, और व्यक्ति के जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें दखल ना दे। लेकिन अब देखो, उदारवादी धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और वे मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमताओं को कम करने वाले उपायों की भी क्या है? ज़रूरत है। अब उदारवाद धीरे धीरे क्या है? अपने मूल ढांचे से हट रहा है। तो ये सारी बातें हैं वो उदारवाद से संबंधित है। तो ये लेसेज फेयर की नीति, एक तो कि राज्य को सिर्फ बाजार व्यवस्था और जो वो ही काम संभालने चाहिए जो लोगों के बस की बात नहीं है।
न्यूनतम कार्य करने चाहिए, जैसे सुरक्षा से संबंधित कार्य है वो करने चाहिए उदारवाद ये कहता है। और यहाँ अगर ये बात करें विवाह करने का निर्णय, तो अपन जैसे समाज में जिसमें रहते हैं वहाँ निर्णय ये किसके द्वारा लिया जाता है, वहाँ लिया जाता है परिवार के द्वारा, या एक कहें किसी जाति भाई एक इस जाति में उस जाति में नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। आजकल तो ये चीज़ें हट गई है, अभी तो उदारवाद ही चल रहा है। अभी का वर्तमान आने वाले 5-7 साल में उदारवाद एकदम पनप जाएगा, कोई किसी से नहीं पूछेगा। तो यहाँ जेएस मिल की बात कर लेते हैं। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है, आत्मरक्षा है। भाई आप किसी के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हो कब, जब उसकी आप रक्षा कर रहे हो, उसके जीवन की रक्षा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे मान लो कोई पुल टूटा हुआ है, पुल टूटे हुए के ऊपर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो अब उसको पता नहीं है कि पुल आगे से टूटा हुआ है। तो मील ये कहता है कि आप उसकी उस स्वतंत्रता में रुकावटें डाल सकते हो, उसको वहाँ रोक सकते हो कि भाई आगे तेरे को नहीं जाना है। जैसे कोरोना महामारी चल रही है अभी, तो पुलिस जैसा प्रशासन है वो सबको रोक रहा है, मुस्तैद कर रहा है, भाई घरों में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है। मील ये कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है जिसमें किसी की रक्षा की जा रही हो। तो सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य अन्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। यानी आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, जैसे पुलिस प्रशासन है बाहर जा रही है, क्योंकि वो कम्युनिटी संक्रमण है ये तो कोरोना, तो उनको फैलने से बचाने के लिए क्या है, पुलिस प्रयोग कर रही है किसका, शक्ति का। उसका कारण यही है ताकि लोगों की भलाई हो, और ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है, ये स्वतंत्रता ही है ताकि दूसरे का जीवन बचाया जा सके। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद किया है, वो होते हैं स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य। तो देखो स्व विषय आप ऐसे समझ लो जो खुद से संबंधित हो, और पर विषय मतलब जिनका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता हो। तो स्व संबंध वे कार्य हैं जिनका प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबंध कार्य वे हैं जो कार्य के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्व संबंध कार्यों और निर्णयों के मामले में किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, और आसान शब्दों में कहें तो स्व संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके ये मेरा काम है, मैं इसे वैसा करूँगा जैसा मेरा मन होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्व संबंध कार्यों की बात करें तो जैसे कपड़े पहनना है वो खुद से संबंधित है, कोई दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा। चाहे आप शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, जैसा आपको भोजन उचित लगे वैसा भोजन करो। आप जुआ खेलो, शराब पियो, धूम्रपान करो, ये कार्य मतलब ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, स्व संबंध कार्य होते हैं, इनका किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो गलत चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये फॉर एग्जांपल है। यानी इन चीज़ों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट है शराब की दुकानें खोल रही हैं, भाई जो पीने वाला है वो पिएगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जिसका जैसा मन होगा वो वैसा ही काम करेगा। और पर विषय कार्य या अगर यह आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। जैसे गांव देहात में नहीं होता कि भाई तू तेरा काम कर, तेरे को क्या मतलब है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे कुएं में जाकर पड़ूं, तेरे को क्या दिक्कत है रही है, ऐसे कहते हैं नहीं कहते। तो वो वही है, जिसका जैसा मन होगा वैसा ही करेगा। भाई मेरा मन है ये करने का, बोल तेरे को क्या दिक्कत है। और इसके विपरीत ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं, जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, क्योंकि अगर वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा तो वो दूसरों को भी मारेगा, रॉन्ग साइड से चलेगा तो दूसरों को मारेगा। इसके अलावा जैसे बात करें चोरी करेगा तो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। भाई काम तो वो खुद अपनी इच्छा से कर रहा है, स्व संबंध कार्य है उसके, लेकिन नुकसान तो दूसरों को ही हो रहा है चोरी करने से। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई कहे कि नहीं यार मेरी तो इच्छा हो रही है सार्वजनिक संपत्ति की मैं तोड़फोड़ करूँगा, बसों को तोड़ूंगा, ट्रेनों को तोड़ूंगा, तो वहाँ ये आज़ादी तो है उसकी, लेकिन ये दूसरों को प्रभावित करती है। मारपीट करना तो ये दूसरों को प्रभावित करती है, उनके ऊपर राज्य रोक लगा सकता है।
चूँकि स्वतंत्रता है वो मानव समाज के केंद्र में है, वही स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना समाज है, चाहे हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ हमें स्वतंत्रता अति आवश्यक है। गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। जैसे अभी बताया ना कि मान लो कोई जा रहा है टूटे हुए पुल के ऊपर, तो अगर उसकी जीवन की हानि हो रही तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। छोटी मोटी हानि के लिए मील कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। भाई जैसे आजकल जो अपने जो होते हैं अपार्टमेंट होते हैं, जिसमें फ्लैट वगैरह होते हैं, उससे मान लो अब एक ही फ्लैट के चारों तरफ 50 फ्लैट हैं, तो वहाँ किसी को कोई ये कहे कि नहीं मैं तो सब विषय कार्य है मेरा, तो मैं तो ऊंची आवाज़ में गाना सुनना मेरे को पसंद है, जैसा मेरे को पसंद है वैसा ही मैं काम करूँगा। तो ऐसे के लिए आप पुलिस में कंप्लेंट ना करने के बजाय ऐसा उसके साथ यानी सामाजिक बहिष्कार कर सकते हो एक तरह से। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने या अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इसके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना ही काफ़ी होगा। जैसे हम बस वगैरह में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कई ऐसे होते हैं बेवकूफ़ आदमी जो फ़ोन की आवाज़ फुल करके रखते हैं और ना कानों में ईयरफोन लगाते हैं, ना अगर उनको कुछ बोल दे तो वो लड़ने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई तेरी स्वतंत्रता है तो गाना सुन, हमारी तरफ से कुछ भी सुन, लेकिन इसको ईयरफोन लगा के सुन। दूसरे को जब डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर वहाँ आप गाना सुनने के लिए ऑथोराइज नहीं हो। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वो निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए अथवा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। तो ये हमने बातें कर ली कि किस कौन कौन से जो काम होते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान पहुंचाना, इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। बाकी ऐसे जैसे अब भाई है, भाई के लड़के हैं मान लो, वो कुछ बदमाशी कर रहे हैं तो वहाँ सहनशीलता होनी चाहिए। तो उदारवाद तो सहनशीलता का ही दूसरा नाम है। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगें। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन कार्यों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, लेकिन ये सहनशीलता कब तक हो, जब तक ये चरम को पार ना कर जाए। भाई ठीक है चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, उतने तक आदमी को चला लेना चाहिए। लेकिन जब अति होने लग जाए, यानी पानी जब सर के ऊपर से निकलने लग जाए, तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तब आप सहनशीलता जैसे विचार है उनको त्याग देना चाहिए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर फिर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई दो समुदायों के बीच लड़ाई की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा भी ना हो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, ज़िंदगी भर जेल की, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने तो उसके आवागमन पर रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के अधिकार पर कटौती की जा सकती है। तो जैसे कई हम देखते हैं व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के ले लो, वो ऐसे चीज़ें करते हैं तो उनके ऊपर ये चीज़ें कर देनी चाहिए। उनकी सभा है उसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। अब भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। तो नीचे कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं कि किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है खास परिधानों पर। तो जैसे माओ के शासनकाल में सबको माओ सूट पहनना पड़ता था क्योंकि ये समानता की अभिव्यक्ति है। तो ऐसे प्रतिबंध क्या है, बुरे हैं। जैसे ये मौलवी जी फतवे जारी करते हैं
कि सानिया भाई अब अगर वो खेलेगी, अब साड़ी पहनकर कोई थोड़ी महिला खेल सकती है, कोई बुर्का पहनकर थोड़ी महिला खेल सकती है, चाहे टेनिस हो चाहे क्रिकेट हो। तो ऐसे जो स्वतंत्रता के खिलाफ जो फतवे जारी होते हैं वो गलत है। जैसे छात्र छात्राओं को विद्यालय में निर्धारित वेशभूषा में, ये इसका मतलब है कि उनको अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उनको क्या है कि ये नहीं लगे कि भाई कोई अगर स्कूल में अमीर पढ़ रहा है या कोई गरीब पढ़ रहा है तो उनमें क्या है हीनता की भावना ना आए। तो ऐसे प्रतिबंध है वो सही हैं। जैसे सेम क्रिकेट मैच में होता है तो वो प्रतिबंध क्या होते हैं, सही होते हैं, वो समानता के द्योतक होते हैं। लोगों से उसमें क्या है हीन भावना। अब मान लो रंग बिरंगी ड्रेस पहन कर आने की छूट दे दें मान लो स्कूल में, तो एक लड़का जो अमीर घर से है वो डेली नए नए नित्य नए परिधान पहन के आएगा, ठीक है, और जो गरीब लड़का है वो बेचारा फिर हीन भावना से क्या है वो ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रतिबंध है वो क्या है, सही है। अब देखो आरोप, अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सके जिसमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाएँ तो क्या यह माना जाए कि खेल की सहभागिता से वंचित की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो वो ही सलवार सूट पहन के खेले या कुछ और, मान लो जो खेल की पोशाक नहीं वो नहीं पहन कर कुछ और पहन कर खेले, तो उसमें क्या है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो अतिरेकों और संतुलन जब तक समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दिशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। जैसे कोई पड़ोस में मान लो थोड़ा सा किसी ने एक दिन गलती से तेज़ आवाज़ में साउंड बजा लिया, आपने पुलिस में शिकायत कर दी, तो ये चीज़ें आपको भी परेशानी में डालेगी, दूसरे को भी परेशानी में, तो कहीं ना फिर कभी ना कभी आपसे भी गलती हो जाएगी। तो हमें ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा सहनशीलता के साथ छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ये बातें सब मिल के विचार है। अब बात आती है यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की। इसके बारे में हमने थोड़ा देख लिया था, थोड़ा और देख लेते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। एक स्वतंत्रता वो है जिसमें प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंधों का अभाव, और दूसरी स्वतंत्रता वो है जिसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध हो, कुछ बंधन हो। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, यानी जिसके ऊपर प्रतिबंध नहीं हो वो नकारात्मक है और जिसके ऊपर प्रतिबंध है वो सकारात्मक। नकारात्मक उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलग्नीय हो, जिसमें वह जो होना बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके, यानी खुली छूट है उसको। ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है। भाई बिना प्रतिबंध की स्वतंत्रता है, मतलब किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। और यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं देखो, और क्या बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। यानी एकदम से ही पूरी छूट, यानी उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता। तो अब कितना बड़ा ये क्षेत्र होना चाहिए हमेशा वाद विवाद का विषय ही रहा है, क्योंकि कुछ जगह तो प्रतिबंध आवश्यक है ही है। हम जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुलग्नीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर ये क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। भाई अगर क्षेत्र छोटा होगा तो स्वतंत्रता कम है, अगर असीमित क्षेत्र है तो स्वतंत्रता भी क्या हो जाएगी, असीमित। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, जैसे विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न परिस्थितियों में पहनावे का चयन क्या है। ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती। यह एक ऐसा मामला है क्या क्या जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई संस्था भी हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है, तर्क यह होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। बस वो क्षेत्र आपको ढूंढना है जिसका स्वामी सिर्फ और सिर्फ आप हो, उसी क्षेत्र में आपकी दादागिरी चल सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है।
इसका उलट सकारात्मक स्वतंत्रता की तरह कुछ करने की स्वतंत्रता, सब कुछ नहीं, कुछ के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। तो ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं, मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मैं स्वयं पर ही शासन करता हूँ। भाई मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, मेरे को क्या करना है ये मेरा मन आदेश देगा। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा जिसमें रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों के रूप में देखा जा सकता है। इन परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति में है, और यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। भाई इनका कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके बिना किसी बाधा के। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ होगी, सूरज की रोशनी होगी, पर्याप्त पानी होगा और नियमित देखभाल होगी तभी वह खिल पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, कहने का मतलब अगर स्वतंत्रता जैसी चीज़ें नहीं होंगी तो व्यक्ति अपना जो सर्वांगीण विकास है वो कभी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक परिस्थितियों का जो स्थितियां उनका लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीब अथवा बेरोजगार के कारण अवरुद्ध ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रह जाएगा, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, अभी सबको वोट देने का अधिकार है तो सभी वोट देते हैं, जिससे क्या है जो प्रतिनिधि है वो चुनकर संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा है, वो ही कानून बना रहा है। तो यानी सबको जो कानून बन रहे हैं उसमें अपनी झलक मिलती है। भाई अपना ही आदमी है जो कानून बना रहा है, इसका मतलब हम ही बना रहे हैं। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान प्लस शिक्षा। भाई शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है अभी जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। मनुष्य अपना विकास है वो समाज में कर सकता है, समाज में सारी चीज़ें सीख सकता है। अगर जंगल में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो जंगली हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा उसका व्यवहार है और है। तो समाज में क्या अपना विकास कर सकता है। तो समाज को ऐसा बनाया जाए जो व्यक्ति के विकास में बाधक ना बने, व्यक्ति के विकास में सहायक बने। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलग्नीय क्षेत्र से है और इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता है वो हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी कि भाई हस्तक्षेप है वो नाम मात्र का भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है, एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। कहने का मतलब है कि जो राजतंत्र होगा, जो राजा होगा, जो निरंकुश होगा, वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे कानून बना देगा कि भाई ये सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए मैं कानून बना रहा हूँ, और लोगों को एक तरह से क्या कर देगा, उनकी स्वतंत्रता पूरी हड़प लेगा। तो ये थोड़ा सा दोनों में क्या विरोधाभास है, दोनों ही बिना एक दूसरे के सहारे के नहीं चल पाएंगी। तो अब बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 में ये दे रखी है, 21 का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा है, यानी इसका एक छोटा सा क्षेत्र है। आज़ादी में भी सबसे पहले कौन सी एक भाग मान लो आज़ादी में भी बोलने की आज़ादी। जेएस मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये चर्चा के लिए अच्छा प्रसंग है, इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है।
बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक या फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती रहती है। कई बार होता है, जैसे हमने बात करी फिल्मों की, इस फिल्म के रिलीज पर प्रतिबंध लगाया जाए, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाएगा। जैसे अभी तक हमने स्वतंत्रता का विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक के बीच फर्क किया गया, जहाँ हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया। भाई स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक हैं, लेकिन साथ यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की भी जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और लोग इसको सीमित करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ वाल्टेयर महोदय का जो कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, वो ये कहते हैं कि तुम जो कहते हो उसका मैं समर्थन नहीं करता। भाई मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। तो ये क्या है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। तो मिल महोदय भी यही कहते हैं कि बहुमत, मान लो 100 आदमी हैं, 100 में से 99 ये कहते हैं कि भाई ये बात है इस पक्ष में, और एक अलग बोल रहा है, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्या पता ये एक व्यक्ति ऐसा विचार रख रहा हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो यहाँ देखो मिल की बात कर लेते हैं। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम, ये सब उपयोगितावाद के समर्थक थे। उपयोगितावाद यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। 19वीं सदी में ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। बुक है इनकी ऑन लिबर्टी। तो उसमें 4 कारण पेश किए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। भाई आज की परिस्थिति में मान लो जो विचार गलत है ना, क्या पता आने वाले 100 सालों बाद वो विचार सही हो। इनका ये कहना है कि जो विचार आज की परिस्थिति में आप गलत मान रहे हो, जो आपको बोल रहा है कि भाई पढ़ लो आपके काम आएगी ये चीज़ें, तो कहने का मतलब वो आपको आज गलत लग रही हैं ये चीज़ें, लेकिन 20 साल बाद जब आप दुखी रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार वो आदमी सही कह रहा था। तो पहला कारण तो देखो ये है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंध कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। यानी मैंने बताया ना 100 में से 99 एक तरफ है, एक तरफ है, तो उस एक की भी हमें बात सुननी चाहिए। दूसरा कारण पहले से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। यानी वाद विवाद करेंगे तो सत्य निकल कर आएगा। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। भाई जो वही बात आगे आज गलत है वो आने वाले समय में सही हो सकता है। तीसरा, विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि यह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। कि थोता चना बाजेगा ना, ये मतलब सत्य जो चीज़ें हैं बोला वो उक्तियों में बदल जाएंगी, लेकिन इन्हीं को अगर हम पहले परखेंगे उसके बाद ही तो उक्तियों में बदलेंगे। और अंतिम बात यह है कि कोई भी इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम आज सत्य समझते हैं वो सत्य वही है। जब हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था बाद में ही वो सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज के लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समाज में बहुमूल्य ज्ञान में बदल सकते हैं और दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह सकती है। तो इन्होंने उदाहरण दिया था सुकरात का, ईसा मसीह का, कि ये ऐसे थे जो अपने ज्ञान के प्रभाव, उस समय इन्होंने जो चीज़ें गलत बताई वो वास्तव में क्या थी,
गलत ही थी उस समय और लोगों को इनको लगा कि ये क्या है, गलत बोल रहे हैं, तो इनको ज्ञान के प्रचार के कारण यानी लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की सज़ा इन्होंने पाई और सुकरात को विषपान करवाया गया और ईसा मसीह भगवान को सूलियों के ऊपर लटकाया गया। तो इनके विचारों से क्या दुनिया वंचित रह गई। अब सुकरात को विषपान दे दिया, इसका मतलब उनके विचारों से दुनिया वंचित रह गई। तो कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी और यह फिल्म विधवाओं की व्यवस्था को लेकर खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और विरोधियों को लगता है कि इसमें भारत को बहुत बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इसमें प्राचीन नगर की बदनामी होगी कि भाई ये कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि ये क्या है, भारत की बदनामी होगी, ऐसे करके इन्होंने ऐसा मतलब गोलमाल किया और इसका इतना विरोध किया पिक्चर का और फिल्म को बनने नहीं दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में ये फिल्म क्या है कहीं और बनाई गई। इसी तरह ओब्रे मेमन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटोनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की बुक है, समाज में कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नामक नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गए। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है क्योंकि ये तत्कालीन मांग को पूरा करते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। यानी आज जो चीज़ आप मान लो जिसको गलत बता के बंद कर देते हो, क्या पता वो भविष्य के लिए सही हो। जब हम ये प्रतिबंध लगाने लगते हैं तो प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। और ठीक है, इस फिल्म का विरोध हो रहा है, इसको बंद कर दो, तो समाज के सामने सच्चाई कैसे आएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जानी चाहिए। आखिरकार किसी फिल्म की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वो ये है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। जैसे आपको अगर किसी फिल्म के दृश्य से अगर मान लो दिक्कत है तो आप उनके ऊपर, जैसे बोर्ड होता है, पहले बोर्ड सर्टिफिकेट देता है सेंसर बोर्ड, तो उसमें से वो फिल्म के जो सीन है वो कट कर दो। पहले आप सेंसरशिप वालों को दिखाओ जो पिक्चरों को सर्टिफिकेट देता है सेंसर बोर्ड को, तो उनको दिखाओ। अगर उनको कुछ आपत्तिजनक लगता है तो आप प्रतिबंध मान लो लगा सकते हो, लेकिन ऐसे ही जनता के विद्रोह के द्वारा प्रतिबंध लगाना गलत है। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाया जाना चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। उनके पहले एक डीड फाइनल कर ली जाती है कि आप परिवार से संबंधित अगर यहाँ से चले भी जाते हो तो कुछ नहीं लिखोगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपूर्ण प्रतिबंध है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर ये बताना है कि उचित है कि अनुचित है ये प्रतिबंध, ये मतलब शोध का विषय, एक तरह से वाद विवाद का विषय है। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं और हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती है और इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हम यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं तब ये हमारी स्वतंत्रता की कसौटी इस प्रकार करते हैं, स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। भाई राज्य ही लगा रहा है शक्ति के बल पर, तब उनका मुकाबला करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्ण या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। जैसे भाई कोरोना से लड़ना है तो हम प्रतिबंधित, भाई घर में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से भाई हमें क्या है, जीना है, हमें बीमार नहीं होना है। सेम ऐसे ही जैसे मान लो कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखते हैं। वो क्या है, वो स्वेच्छापूर्वक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो ऐसे प्रतिबंध हम स्वीकार करते भी हैं।
अगर किन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है तब हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम ये महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुन लेते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। यानी जो अपन ऑप्शन चुनते हैं उससे जो भी अपने फ़ायदा होगा नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल की होती है। जैसे 3 इडियट्स है पिक्चर, तो 3 इडियट्स में यही है। वो फरहान है, वो जो कैमरामैन बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसको वो बोलता है कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं पसंद है। यानी विकल्प अगर उसने खुद नहीं चुना है तो उसके पिताजी ने फिर कहा कि ठीक है, जिम्मेदारी फिर क्या होगी, तेरी होगी। यानी उसने फिर बोल भी दिया कि भाई मैं अगर कम कमाऊंगा तो कम में संतुष्ट रह लूँगा। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है। यानी शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करती है। तो ये प्रश्न है, राज्य की क्या भूमिका है, सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में विभेद करना है, सामाजिक प्रतिबंध क्या हैं। तो ये सब बातें हमने पढ़ रखी है स्वतंत्रता से क्या से। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।